अध्याय 19 सफेद हिरनी। जब हरमाइनी ने आधी रात को पहरेदारी संभाली तब तक बर्फ गिरने लगी थी। उस रात हैरी को बुरे बुरे सपने आए। उनमें नगीनी का बार बार आना जाना बना रहा। पहले तो वो एक टूटी हुई बड़ी अंगूठी में से निकली, फिर क्रिसमस के गुलाबों के हार में से। हैरी दहशत में आकर बार बार जागा। उसे लग रहा था कोई दूर से उसे आवाज दे रहा है। वो ये कल्पना कर रहा था कि टेंट के फड़फड़ाने की आवाज लोगों या उनके कदमों की आवाजें हैं। अंततः वो अंधेरे में उठकर खड़ा हुआ, हरमाइनी के पास पहुंच गया, जो टेंट के प्रवेश द्वार पर बैठकर छड़ी की रोशनी में जादू का इतिहास पुस्तक पढ़ रही थी। बर्फ अब काफी गिर रही है और हरमाइनी ने राहत के साथ उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया कि वो जल्दी से पैकिंग करके कहीं और चले जाएं। कांपती हुई हरमाइनी ने पजामे के ऊपर शर्ट पहनते हुए कहा, हमें किसी ज्यादा सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। मुझे बार बार एक दो लोगों के चलने की आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की झलक दिखी हो। हैरी स्वेटर पहनते पहनते रुक गया और टेबल पर रखे खामोश स्थिर मुखबिर यंत्र को देखने लगा। मुझे यकीन है ये मेरे मन का वहम होगा, हरमाइनी ने घबराए स्वर में कहा। अंधेरे में बर्फ के कारण आंखों को अक्सर धोखा हो जाता है, लेकिन शायद हमें अदृश्य चोगे के नीचे अंतर्ध्यान होना चाहिए। अगर आसपास कोई हुआ तो अच्छा रहेगा। आधा घंटे बाद टेंट पैक हो गया। हैरी ने होर्क्रक्स पहन लिया और हरमाइनी ने बैग पकड़ लिया। वो अंतर्ध्यान हो गए। दम घूंटू एहसास ने उन्हें जकड़ लिया। हैरी के पैर बर्फ भरी जमीन से दूर टकराए और पत्तियों से ढकी हुई जमीन की आवाज हुई। हम कहाँ हैं? हैरी ने आसपास बहुत से पेड़ों को देखा। हरमाइनी ने बैग खोला, उसमें से टेंट बाहर निकलने लगी। हम डीन जंगल में हैं। मैंने एक बार अपने मम्मी डैडी के साथ यहाँ कैंपिंग की थी। यहाँ भी चारों तरफ के पेड़ों पर बर्फ पड़ी थी। बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन वो कम से कम हवा से सुरक्षित थे। उन्होंने ज्यादातर दिन टेंट के भीतर गुजारा। गर्मी के लिए चमकदार नीली लपटों के पास रहे, जिन्हें उत्पन्न करने में हरमाइनी बहुत माहिर थी और जिन्हें जार में कहीं भी ले जाया जा सकता था। हैरी को महसूस हुआ जैसे वो किसी कम अवधि की गंभीर बीमारी से ठीक हो रहा है। 2 रात की थोड़ी सी नींद के बाद हैरी की इंद्रियां सामान्य से ज्यादा चौकस थीं। गॉड्रिक्स हॉलो में वो इतने बाल बचे थे कि वोल्डेमॉर्ट पहले से ज्यादा करीब, ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। जब अंधेरा दोबारा गहराने लगा तो हैरी ने हरमाइनी के पहरेदारी करने के प्रस्ताव को नकार दिया और उसे सोने जाने को कहा। हैरी टेंट के पास एक पुराना तकिया लगाकर बैठ गया। उसने अपने सभी स्वेटर पहन रखे थे, इसके बावजूद वो कांप रहा था। जिनी की बिंदु को देखने के लिए वो हॉगवर्ट्स का नक्शा बाहर निकालने वाला था कि उसे याद आया क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, वो घर पर होगी। जंगल इतना विशाल था कि छोटी से छोटी हलचल बड़ी लग रही थी। हैरी जानता था उसमें बहुत से जीव जंतु होंगे, लेकिन वो चाहता था वो सब स्थिर और खामोश रहें ताकि वो उनकी मासूम हरकतों को दुष्ट लोगों की हलचलों से अलग कर सके। उसे कई साल पहले गिरी हुई पत्तियों पर चोगे के सरसराने की आवाज याद आई। एक बार तो उसने सोचा कि उसे दोबारा ही सुनाई दी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उनके सुरक्षात्मक सम्मोहन कई हफ्तों से काम कर रहे थे, वो अब क्यों टूटेंगे? बहरहाल वो इस अनुभूति को नकार नहीं पाया था कि आज की रात कुछ अलग है। उसने कई बार उठकर शरीर को सीधा किया। उसकी गर्दन दुख रही थी क्योंकि वो टेंट से एक अजीब कोण पर टिक कर सो गया था। उसने अपनी उंगलियों को देखने के लिए अभी हाथ चेहरे के सामने उठाया ही था कि एक अजीब चीज हुई। एक चमकती सफेद रोशनी उसके ठीक सामने दिखने लगी। इसका स्रोत चाहे जो हो, ये बिना आवाज किए चल रही थी। रोशनी उसकी तरफ तैरती नजर आ रही थी। वो उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज उसके गले में जम गई। उसने हरमाइनी की छड़ी उठा ली। जब रोशनी से उसकी आंखें चौंधियाने लगी तो उसने आंखें सिकोड़ ली। फिर बलूत के पेड़ के पीछे से रोशनी का स्रोत बाहर निकला। ये चांदी जैसे सफेद हिरनी थी। चांद जितनी चमकदार और चौंधियाने वाली, वो जमीन पर खामोशी से चल रही थी। हैरी हिरनी को हैरानी से घूरने लगा। वो इस बात पर हैरान नहीं था क्योंकि वो बहुत अजीब लग रही थी, बल्कि इसलिए हैरान था कि वो जानी पहचानी लग रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो उसी के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि उन्होंने मुलाकात तय की थी। एक पल पहले तक वो हरमाइनी को आवाज लगाना चाहता था, लेकिन अब इसका कोई सवाल ही नहीं था। वो जानता था कि चाहे जो हो, यह हिरनी सिर्फ उसी के लिए आई थी। वो कई लंबे पलों तक एक दूसरे को निहारते रहे। फिर वो मुड़कर दूर जाने लगी। नहीं, हैरी ने कहा। उसकी आवाज कम इस्तेमाल होने के कारण टूट गई। लौट आओ। वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलती रही। जल्दी ही उसकी
चमक पेड़ों के मोटे काले तनों के बीच नजर आने लगी। पल भर के लिए हैरी डर कर झिझका। उसके अंदर की सावधानी ने बुदबुदा कर कहा, ये कोई चाल, प्रलोभन या जाल हो सकता है। लेकिन उसके मन की सहज भावना ने उसे बता दिया था, ये शैतानी जादू नहीं है। वो उसके पीछे चल पड़ा। बर्फ उसके पैरों के नीचे चरमराई, लेकिन पेड़ों के बीच से गुजरते समय हिरनी ने कोई आवाज नहीं की। वो सिर्फ रोशनी थी। वो उसे जंगल के अंदर और अंदर ले गई। हैरी जल्दी जल्दी चलता रहा। उसे भरोसा था कि रुकने पर वो उसे अपने करीब आने देगी, फिर वो बोलेगी, सब बता देगी जो वो जानना चाहता है। आखिरकार वो रुक गई। उसने अपना सुंदर सिर एक बार फिर उसकी तरफ घुमाया। हैरी तेजी से दौड़ने लगा। उसके मन में एक सवाल घुमड़ रहा था। जैसे ही उसने पूछने के लिए मुंह खोला, हिरनी गायब हो गई। हालांकि अंधेरे ने उसे निगल लिया था, लेकिन उसकी चमकती छवि उसकी आंखों की पुतलियों में मौजूद थी। इससे उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई। उसने अपनी पलकें झुकाई तो उसे चौंधियाने जैसा एहसास हुआ। उसे डर लग रहा था। हिरनी की उपस्थिति में वो खुद को सुरक्षित समझ रहा था। प्रकाशित भव, वो फुसफुसाया और छड़ी की नोक पर रोशनी हो गई। उसकी पलकों के झपकने के साथ हिरनी की छवि धुंधली होती जा रही थी। वो जंगल की आवाजों को सुनने लगा। क्या हिरनी उसे यहाँ तक ललचा कर लाई थी? क्या ये महज उसकी कल्पना थी कि कोई छड़ी की रोशनी से दूर खड़ा खड़ा उसे देख रहा था? उसने अपनी छड़ी ऊंची की। कोई भी उसकी तरफ नहीं दौड़ा। किसी पेड़ के पीछे से हरी रोशनी की कोई चमक नहीं निकली। फिर वो उसे यहाँ क्यों लाई थी? छड़ी की रोशनी में कोई चीज चमकी और हैरी घूमा, लेकिन वहां पर सिर्फ एक छोटा सा जमा हुआ कुंड था। जब उसने इसे गौर से देखने के लिए छड़ी ज्यादा ऊंची उठाई तो इसकी चटकी हुई काली सतह चमकने लगी। वो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ा और नीचे देखने लगा। बर्फ में उसका प्रतिबिंब दिखा और छड़ी की रोशनी का भी। मोटी सफेद बर्फ के नीचे गहराई में कोई चीज चमक रही थी, एक बड़ा सा चांदी का क्रॉस। उसका दिल उछलकर मुंह तक आ गया। वो कुंड के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। अपनी छड़ी तिरछी कर ली ताकि कुंड की तलहटी में ज्यादा रोशनी पहुंच सके। गहरे लाल रंग की चमक, ये तो तलवार थी जिसकी मूठ में चमकते माणिक थे। गरुड़द्वार की तलवार इस जंगल के कुंड की तलहटी में पड़ी थी। मुश्किल से सांस लेते हुए उसने इसकी तरफ घूरा। क्या ये संभव था? ये जंगल के कुंड में कैसे हो सकती थी? उस जगह के इतने करीब जहां वो लोग कैंपिंग कर रहे थे। क्या किसी अनजान जादू ने हरमाइनी को इस जगह तक खींचा था? या फिर वो हिरनी जिसे उसने पितृदेव समझा था, क्या इस कुंड की संरक्षक थी? या फिर वो तलवार कुंड में उसके आने के बाद रखी गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पर थे? तो वो कौन था जो हैरी तक तलवार पहुंचाना चाहता था? एक बार फिर उसने अपनी छड़ी आसपास के झाड़ की तरफ की। किसी इंसान, किसी आंख की चमक की तलाश की, लेकिन कोई दिखा नहीं। उसने अपना ध्यान तलवार की तरफ मोड़ा जो जमे हुए कुंड की तलहटी में थी। चांदी की तलवार की तरफ छड़ी तान कर बुदबुदाया, आगमनो तलवार। ये हिली तक नहीं। उसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये काम इतना आसान होता तो तलवार जमे हुए कुंड की गहराई के बजाय जमीन पर होती। वो बर्फ पर गोल गोल घूमते हुए सोचने लगा कि आखिरी बार तलवार उसके सामने कैसे प्रकट हुई थी। तब वो भयंकर खतरे में था। उसने मदद मांगी थी। मदद करो, वो बुदबुदाया, लेकिन तलवार हिली तक नहीं। हैरी ने चलते हुए दोबारा खुद से पूछा कि जब उसने तलवार का इस्तेमाल किया था तो डंबलडोर ने उसे क्या बताया था? सिर्फ सच्चा गरुड़द्वार ही तलवार को टोपी से बाहर निकाल सकता है। और सच्चे गरुड़द्वार में कौन से गुण होते हैं? दिमाग के भीतर एक धीमी आवाज ने जवाब दिया, साहस, हिम्मत और बहादुरी गरुड़द्वार के लोगों को बाकियों से अलग करती है। हैरी ने चलना छोड़ दिया। एक लंबी आह निकाली। उसकी गर्म सांस का धुआं जमी हुई हवा में तेजी से बिखर गया। वो जानता था उसे क्या करना है। अगर वो खुद के साथ ईमानदार होता तो तलवार देखते ही समझ जाता बात यहाँ तक आने वाली है। उसने आसपास के पेड़ों को देखा। उसे भरोसा हो चुका था उस पर अब कोई हमला नहीं करेगा। अगर कोई हमला करना चाहता तो बहुत मौके थे। जब वो जंगल में अकेला चल रहा था या कुंड को देख रहा था। कांपती उंगलियों से हैरी ने कपड़े उतारे। उसने दुख से सोचा, जहाँ तक बहादुरी का सवाल था, उसने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था सिवाय इसके कि उसने ये काम करने के लिए हरमाइनी को आवाज नहीं दी थी। उसके कपड़े उतारते समय कहीं पर एक उल्लू बोला। उसे हेडविग की याद आ गई। वो कांप रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। इसके बावजूद वो कपड़े उतारता रहा। आखिरकार वो अपने अंडरवियर में बर्फ पर नंगे पैर खड़ा रहा। उसने अपनी छड़ी, अपनी मम्मी की चिट्ठी, सीरियस के आईने के टुकड़े और पुरानी सुनहरी गेंद वाले पाउच को अपने कपड़ों के ऊपर रख दिया।
उसके बाद उसने हरमाइनी की छड़ी बर्फ की तरफ तानी। विभक्त तो खामोशी में गोली चलने जैसी आवाज हुई। कुंड की सतह टूट गई, बर्फ के टुकड़े पानी में जा गिरे। हैरी ने देखा कुंड गहरा नहीं था, लेकिन तलवार को उठाने के लिए उसे पानी में डुबकी लगानी होगी। उसने सोचा ठंडे पानी के बारे में सोचने से काम आसान नहीं होगा, ये पानी गर्म नहीं हो जाएगा। हरमाइनी की रोशन छड़ी को उसने जमीन पर रख दिया। फिर ये कल्पना किए बिना कि उसे कितनी ठंड लगेगी, उसने छलांग लगा दी। उसके शरीर का रोम रोम विरोध में चीखने लगा। वो जमे हुए पानी में कंधे तक डूब गया। उसके फेफड़ों में हवा जमकर ठोस हो गई। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। पानी कुंड की कोनों पर छिटक रहा था। उसने अपने सुन्न पैरों से तलवार को छूने की कोशिश की। वो सिर्फ एक बार डुबकी लगाना चाहता था। हाँफता कांपता हैरी डुबकी लगाने के पल को टालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने पूरी हिम्मत बटोर कर डुबकी लगा दी। ठंड दर्दनाक थी। इसने आग की तरह उस पर हमला किया। उसका मस्तिष्क जैसे जम गया हो। जब वो स्याह पानी को धक्का देते हुए तलहटी तक पहुंचा और तलवार को टटोलने लगा, उसकी उंगलियां मूठ के चारों ओर कस गईं। उसने इसे ऊपर की तरफ खींचा, तभी अचानक कोई चीज उसकी गर्दन पर कस गई। उसने पानी के पौधों के बारे में सोचा। हालांकि डुबकी लगाते समय वो किसी पौधे या बेल से नहीं टकराया था। खुद को छुड़ाने के लिए उसने अपना हाथ खाली उठाया। कसने वाली चीज पौधा नहीं थी, बल्कि होर्क्रक्स की चैन थी, जो अब उसकी सांस की नली को दबा रही थी। हैरी ने जोर से पैर चलाए, सतह पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कुंड के पथरीले सिरे तक पहुंच पाया। हाथ पैर मारते हुए उसने गला घूंटती चैन पर हाथ मारा, मगर उसकी जमी हुई उंगलियां उसे ढीला नहीं कर पाईं। अब उसके सिर के भीतर छोटे छोटे सितारे नाचने लगे। घुटते हुए, गले से सांस छोड़ते हुए और जिंदगी में सबसे ज्यादा ठंडक महसूस करते हुए वो ऊपर आया। उसका चेहरा बर्फ पर नीचे की तरफ था। पास में ही एक और व्यक्ति हाँफ रहा था, खांस रहा था और चल रहा था। हरमाइनी एक बार फिर आ गई थी, जैसे वो सांप के हमला करते वक्त आई थी, लेकिन ये आवाज उसकी जैसी नहीं थी। न ही उसकी गहरी खांसी, न ही कदमों की आहट का वजन। हैरी में इतनी ताकत नहीं थी वो अपना सिर ऊपर उठाकर बचाने वाले को देख सके। उसने तो बस कांपता हुआ हाथ उठाकर गले में उस जगह को छुआ जहां लॉकेट ने उसके मांस में घाव कर दिया था। लॉकेट चला गया था, किसी ने उसे काट कर खोल दिया था। फिर एक हाँफती हुई आवाज उसके सिर के ऊपर बोली, क्या तुम पागल हो गए थे? उसकी आवाज को सुनने के सदमे के अलावा कोई चीज हैरी को उठने की शक्ति नहीं दे सकती थी। बुरी तरह कांपते हुए उसने अपने पैरों पर खुद को खड़ा किया। उसके सामने रॉन था, जिसने पूरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन बुरी तरह गीला था। उसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे। गरुड़द्वार की तलवार उसके एक हाथ में थी और टूटी चैन से लटकता होर्क्रक्स दूसरे हाथ में था। आखिर तुमने? रॉन ने हाँफते हुए होर्क्रक्स को उठाया, जो अपनी छोटी चैन में आगे पीछे झूलता रहा। गोता लगाने से पहले इसे उतार क्यों नहीं दिया? हैरी ने जवाब नहीं दिया। रॉन के दोबारा आने की तुलना में चांदी जैसी हिरणी का आना कुछ भी नहीं था। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। ठंड से ठिठुरते हुए वो उन कपड़ों को उठाकर पहनने लगा। अपने सिर के ऊपर से स्वेटर के बाद स्वेटर डालते वक्त हैरी ने रॉन को घूरा। उसे लग रहा था नजरों से दूर होने पर वो कहीं गायब ना हो जाए, लेकिन वो असली दिख रहा था। उसने अभी अभी कुंड में कूद कर हैरी की जान बचाई थी। ये तुम थे? हैरी ने आखिरकार कहा। उसके दांत बज रहे थे। गला दबने के कारण उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा धीमी थी। हाँ, रॉन ने कहा, जो दुविधा में दिख रहा था। तुमने वो हिरणी भेजी थी क्या? नहीं, जाहिर है नहीं। मैंने सोचा था ये तुमने किया होगा। मेरा पितृदेव मृग है। ओह हाँ, मुझे ये थोड़ा अलग ही लगा था, सींग नहीं थे। हैरी ने हैग्रिड के पाउच को दोबारा अपनी गर्दन में लटकाया, आखिरी स्वेटर पहना, झुककर हरमाइनी की छड़ी उठाई और एक बार फिर रॉन की तरफ चेहरा घुमाया। तुम यहाँ कैसे आ गए? स्पष्ट रूप से रॉन को उम्मीद थी अगर ये सवाल पूछा गया तो बाद में पूछा जाएगा। देखो, तुम जानते हो मैं लौट आया हूँ। और उसने अपना गला साफ किया। अगर तुम अब मेरा साथ चाहते हो। पल भर खामोशी छाई रही, जिसमें रॉन के जाने का विषय उनके बीच दीवार की तरह उठता हुआ लग रहा था। बहरहाल वो आ गया था, वो लौट आया था। उसने अभी अभी हैरी की जान बचाई थी। रॉन ने अपने हाथों की तरफ देखा, पल भर के लिए हैरान नजर आया। वो अपने हाथ में कौन सी चीज पकड़े था? ओह हाँ, मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, उसने अनावश्यक रूप से कहा और हैरी के सामने तलवार को ऊपर उठाया। तुम इसीलिए कूदे थे, है ना? हाँ,
लेकिन मैं समझ नहीं पाया तुम यहाँ कैसे आ गए, तुमने कैसे ढूंढा? लंबी कहानी है। मैं घंटों से तुम्हारी तलाश कर रहा था। काफी बड़ा जंगल है ना? मैं सोचने लगा था किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुबह होने का इंतजार करता हूँ। तभी मैंने हिरनी को और उसके पीछे तुम्हें आते देखा। तुम्हें कोई और नहीं दिखा? नहीं, रॉन ने कहा। मुझे कोई चीज वहां हिलती हुई दिखी थी, लेकिन मैं उस वक्त कुंड की तरफ भाग रहा था क्योंकि तुम पानी के नीचे चले गए थे और ऊपर नहीं आए थे, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया। वहां, रॉन ने जिधर इशारा किया था, हैरी जल्दी से वहां पहुंच गया। बलूत के दो पेड़ बहुत पास पास थे। उनके तनों के बीच आंख की ऊंचाई पर सिर्फ कुछ इंचों का छेद था। ये जासूसी के लिए आदर्श जगह थी क्योंकि आपको कोई देख नहीं सकता था। बहरहाल, पेड़ों के आसपास की जमीन पर बर्फ नहीं होने के कारण हैरी पैरों के निशान नहीं देख पाया। वो उस जगह पर लौट आया जहां रॉन खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में तलवार और होर्क्रक्स अब भी थे। कुछ मिला? तो तलवार उस कुंड में कैसे पहुंची? जिसने भी पितृदेव उत्पन्न किया था उसी ने रखी होगी। उन दोनों ने चांदी की सुंदर तलवार को देखा। इसकी माणिक वाली मूठ हरमाइनी की छड़ी की रोशनी में हल्की हल्की चमक रही थी। तुम्हें लगता है ये असली है? रॉन ने पूछा। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है ना? हैरी ने कहा। हॉर्क्रक्स रॉन के हाथों में झूल रहा था। लॉकेट हल्के से कांप रहा था। हैरी जानता था इसके भीतर की चीज एक बार फिर विचलित हो गई है। इसे तलवार की मौजूदगी का एहसास हो गया है और इसने हैरी को तलवार पकड़ने देने की बजाय उसे मारने की कोशिश की थी। ये लंबी बातचीत का वक्त नहीं था। ये तो लॉकेट को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने का वक्त था। हैरी ने हरमाइनी की छड़ी ऊंची उठाकर चट्टानों की तरफ देखा। उसे गूलर के पेड़ के नीचे एक समतल चट्टान दिखी। यहाँ आओ, उसने आगे चलते हुए कहा। फिर उसने चट्टान के ऊपर बर्फ साफ की। होर्क्रक्स को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बहरहाल, जब रॉन ने तलवार देने की कोशिश की तो हैरी ने सिर हिला दिया। नहीं, ये काम तुम्हें करना चाहिए। मुझे क्यों? रॉन ने सदमे में कहा। क्योंकि तलवार को कुंड से तुमने बाहर निकाला है। मुझे लगता है ये काम तुम्हारे हाथों होना चाहिए। वो दयालुता या उदारता नहीं दिखा रहा था। जितनी निश्चितता से उसे ये मालूम था कि हिरनी मासूम है, उतनी ही निश्चितता से वो ये जानता था कि तलवार रॉन को चलाना चाहिए। डंबलडोर ने हैरी को जादू के कुछ रहस्यों के बारे में, कुछ कामों की अतुलनीय शक्ति के बारे में सिखा दिया था। हैरी ने कहा, मैं इसे खोलता हूँ, तुम इस पर तलवार से वार करना तत्काल, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर जो भी है वो संघर्ष करेगा। डायरी के भीतर मौजूद रिडल ने मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम इसे खोलोगे कैसे? रॉन ने दहशत में पूछा। सर्प भाषा का इस्तेमाल करके, हैरी ने कहा। जवाब इतनी जल्दी उसके होंठों तक आया जैसे मन ही मन उसे यह हमेशा मालूम था। शायद नगीनी के साथ हुई हाल की मुठभेड़ की वजह से वो उसे इस बात का एहसास हो गया था। उसने सर्पाकार एस को देखा जिस पर सुनहरे हरे पत्थर चमक रहे थे। ये कल्पना करना आसान था कि ये छोटा सा सांप जो ठंडी चट्टान पर कुंडली मार कर लेटा है। नहीं, इसे मत खोलो, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों नहीं? चलो हम इस कमबख्त चीज से छुटकारा पा लेते हैं। महीनों हो चुका है। मैं नहीं कर सकता हैरी, मैं सच कह रहा हूँ। ये काम तुम करो। लेकिन क्यों? क्योंकि वो चीज मेरे लिए बुरी है। रॉन चट्टान पर रखे लॉकेट से दूर हट गया। मैं इससे नहीं लड़ सकता हैरी। मैं अपने पुराने व्यवहार के लिए बहाने नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसका तुम पर और हरमाइनी पर जितना असर होता है उससे ज्यादा बुरा असर मुझ पर होता है। इसकी वजह से मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते थे। हर चीज ज्यादा बुरी बन जाती थी। मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसे उतारने के बाद मेरा दिमाग सही हो जाता था। मैं काम नहीं कर सकता। वो पीछे हटकर सिर हिलाने लगा। तलवार उसके हाथ से लटक रही थी। तुम ये काम कर सकते हो। तुमने अभी अभी तलवार निकाली है। मुझे लगता है इसीलिए तुम्ही को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। प्लीज इससे छुटकारा पा लो रॉन। अपना नाम सुनकर रॉन को प्रेरणा मिल गई। उसने थूक निगला। अपने लंबी नाक से तेजी से सांस लेते हुए चट्टान की तरफ बढ़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बता देना कि कब? 3 की गिनती पर, हैरी ने कहा। उसने लॉकेट की तरफ देखा। अपनी आंखें सिकोड़कर एस अक्षर पर केंद्रित की। उसने सांप की कल्पना की जब लॉकेट के अंदर वाली चीज फंसे हुए कॉकरोच की तरह खड़खड़ाने लगी। इस पर तरस खाना आसान होता, लेकिन हैरी की गर्दन का घाव अब भी जल रहा था, इसलिए तरस खाने का सवाल ही नहीं था। 1, 2, 3, खुलो। आखिरी शब्द हिस्स की आवाज में आया और हल्की सी क्लिक के साथ लॉकेट के सुनहरे दरवाजे चौपट खुल गए। कांच के दोनों खिड़कियों के पीछे एक जिंदा आंख झपकी।
ये आंखें काली और सुंदर थीं, जैसी टॉम रिडल की तब थीं जब वो लाल और छेद जैसी पुतलियों में नहीं बदली थी। तलवार मारो, हैरी ने लॉकेट को चट्टान पर पकड़े हुए कहा। रॉन ने अपने कांपते हाथों से तलवार उठाई। इसकी नोक तेजी से घूमती आंखों पर झुक गई और हैरी ने कसकर लॉकेट को जकड़ लिया। उसने खुद को तैयार किया और वो खुली खिड़कियों से खून बहने की कल्पना करने लगा। तभी होरक्रक्स से हिस्से की एक आवाज आई, मैंने तुम्हारा दिल देख लिया है और ये मेरा है। इसकी बात मत सुनो, तलवार से वार करो, हैरी ने रूखेपन से कहा। मैंने तुम्हारे सपने देख लिए हैं रोनाल्ड वीजली, और तुम्हारे डर भी जो तुम चाहते हो संभव है, लेकिन तुम जिससे डरते हो वो भी संभव है। मारो, हैरी चिल्लाया। उसकी आवाज पास के पेड़ों से टकराकर गूंजी। तलवार की नोक कांपी और रॉन ने रिडल की आंखों में देखा। माँ का प्यार हमेशा सबसे कम मिला जिसे बेटी की हसरत थी। उस लड़की का प्यार भी सबसे कम मिला जो तुम्हारे दोस्त को ज्यादा पसंद करती है। रॉन, फौरन वार करो, हैरी गरजा। वो महसूस कर सकता था लॉकेट उसकी पकड़ में कांप रहा था। उसे डर था इसके अगले शब्द क्या होंगे। रॉन ने तलवार उठाई। ऐसा करते समय रिडल की आंखें लाल चमकने लगी। लॉकेट की दो खिड़कियों में से दोनों आंखों से दो अजीब से बुलबुले फूल कर बाहर निकले, हैरी और हरमाइनी के विकृत से सिर। उन आकृतियों को लॉकेट से निकलता देखकर रॉन सदमे से चीख पड़ा और पीछे हट गया। पहले तो लॉकेट से आकृतियों के सीने निकले, फिर कमर, फिर पैर, जब तक कि वे लॉकेट में एक ही जड़ वाले दो पेड़ों की तरह आसपास खड़े नहीं हो गए। ये आकृतियां रॉन और असली हैरी के ऊपर लहरा रही थीं, जिसने अपनी उंगलियां लॉकेट से दूर कर ली थीं क्योंकि अचानक दहकने लगा था। रॉन, वो चिल्लाया, लेकिन रिडल हैरी अब वोल्डेमॉर्ट की आवाज में बोल रहा था और रॉन मंत्र मुग्ध होकर उसके चेहरे को निहार रहा था। तुम क्यों लौटे हो? हम तुम्हारे बगैर ज्यादा अच्छे थे, तुम्हारे बगैर ज्यादा खुश थे। तुम्हारे जाने से हम बहुत प्रसन्न थे। हम तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी कायरता, तुम्हारी हिमाकत पर हंसे। हिमाकत? रिडल हरमाइनी बोली, जो असली हरमाइनी से ज्यादा सुंदर लेकिन भयंकर दिख रही थी। वो रॉन के सामने हंसते हुए लहराई, जो दहशत में दिख रहा था। जब हैरी पॉटर पास में हो तो तुम्हारी तरफ कौन देख सकता है? कौन देखेगा? चुनिंदा जादूगर की तुलना में तुमने आखिर किया ही क्या है? जो लड़का जिंदा बच गया की तुलना में तुम हो ही क्या? रॉन, इस पर तलवार भोंक दो, तलवार भोंक दो, हैरी चिल्लाया, लेकिन रॉन हिला तक नहीं। उसकी आंखें फैली हुई थी। उसमें रिडल हैरी और रिडल हरमाइनी के प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। उनके बाल लपटों की तरह घुमड़ रहे थे, आंखें लाल चमक रही थी। रिडल हैरी ने व्यंग से कहा, जबकि रिडल हरमाइनी मुस्कुराई। तुम्हारी माँ ने कहा था कि वो बेटे के रूप में मुझे ज्यादा पसंद करती, उन्हें बेटे बदल कर खुशी होती। उसे कौन ज्यादा पसंद नहीं करेगा? कौन सी औरत तुम्हें चाहेगी? तुम कुछ नहीं हो, उसकी तुलना में तुम कुछ भी नहीं, रिडल हरमाइनी ने कहा। फिर वो सांप की तरह रिडल हैरी के चारों तरफ लिपट गई। रॉन का चेहरा दर्द से भर गया। उसने कांपते हाथों से तलवार ऊंची उठाई। मारो रॉन, हैरी चिल्लाया। रॉन ने उसकी तरफ देखा। हैरी को उसकी आंखों में लाली नजर आई। रॉन! तलवार चमकी और जमकर पड़ी। हैरी तेजी से दूर हट गया। तलवार के धातु से टकराने की आवाज आई और एक लंबी चीख निकली। हैरी बर्फ में फिसलते हुए घूमकर मुड़ा। उसने रक्षा करने के लिए छड़ी तैयार रखी थी, लेकिन वहां लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके और हरमाइनी के राक्षसी संस्करण जा चुके थे। वहां सिर्फ रॉन था, जो हाथ में तलवार पकड़े खड़ा था, समतल चट्टान पर पड़े लॉकेट के टूटे अवशेषों को देख रहा था। धीरे धीरे हैरी उसके पास आया। वो नहीं समझ पा रहा था कि क्या कहे, क्या करे। रॉन गहरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि सामान्य नीली थीं। वो गीली भी थी। हैरी ने ऐसा जताया जैसे उसने ये देखा ही नहीं। उसने झुककर टूटे हुए होरक्रक्स को उठा लिया। रॉन ने दोनों खिड़कियों के कांच को भेद दिया। रिडल की आंखें गायब हो चुकी थी। लॉकेट की धब्बेदार रेशमी किनारी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। होरक्रक्स के अंदर जिंदा चीज गायब हो चुकी थी। रॉन को सताना इसका आखिरी काम था। रॉन के हाथ से तलवार छूट गई। वो सिर को हाथों में पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। वो कांप रहा था, लेकिन हैरी समझ गया था ऐसा ठंड के कारण नहीं था। हैरी ने टूटे हुए लॉकेट को जेब में रखा। रॉन के पास झुककर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसने इसे अच्छी निशानी समझी कि रॉन ने हाथ नहीं हटाया। तुम्हारे जाने के बाद
उसने धीमी आवाज में कहा और इस बात के लिए कृतज्ञ हुआ कि रॉन का चेहरा छिपा हुआ था। तुम्हारे जाने के बाद वो हफ्ते भर तक रोती रही, शायद उससे भी ज़्यादा समय तक, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले। ज़्यादातर रातों को हमने बात नहीं की तुम्हारे जाने के बाद। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। रॉन के दोबारा आने के बाद ही हैरी को एहसास हुआ उसके ना रहने की उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है। वो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे बहन की तरह चाहता हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है। ये हमेशा ऐसा ही था, मुझे लगता है तुम ये जानते हो। रॉन ने प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन अपना चेहरा हैरी से दूर घुमा लिया। आवाज़ करते हुए आस्तीन पर नाक पूछी। हैरी दोबारा उठकर खड़ा हो गया। कुछ गज दूर चलकर रॉन के बड़े बैग के पास पहुंचा, जिसे पटक कर वो हैरी को डूबने से बचाने के लिए कुंड की तरफ भागा था। उसने इसे पीठ पर लाद लिया। वापस रॉन के पास पहुंचा। हैरी के आते समय रॉन खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब लाल थी, लेकिन सिर्फ इसे छोड़कर वो सामान्य नजर आ रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं चला गया था। मैं जानता हूँ कि मैं एक उसने अंधेरे में चारों तरफ घूम कर देखा। उम्मीद कर रहा हो कि कोई पर्याप्त बुरा शब्द उड़कर आएगा और उसका वाक्य पूरा कर देगा। तुमने आज रात को उसकी भरपाई कर दी है, तलवार निकाल कर, होर्क्रक्स नष्ट करके, मेरी जान बचाकर। इससे मैं बहुत बहादुर लगता हूँ, असलियत से ज़्यादा। रॉन बुदबुदाया। इस तरह की चीज़ हमेशा असलियत से ज़्यादा बहादुरी भरी लगती है। मैं बरसों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैरी ने कहा। वो एक साथ आगे बढ़ गए, गले लग गए। हैरी ने रॉन के जैकेट के गीले पिछले हिस्से को पकड़ लिया और कहा, हमें दोबारा टेंट खोजना है, लेकिन ये मुश्किल नहीं था। जंगल के अंधेरे में हिरणी के साथ चलना लंबा लग रहा था, जबकि रॉन के साथ लौटते समय यात्रा में आश्चर्यजनक रूप से ये समय बहुत कम लगा। हैरी हरमाइनी को जगाने के लिए बेताब था। रॉन थोड़ा पीछे रह गया। वो रोमांच के साथ टेंट में दाखिल हो गया। कुंड और जंगल की ठंडक के बाद अंदर का माहौल काफ़ी गर्म था। अंदर फर्श पर प्याले में नीली लपटों की रोशनी थी। हरमाइनी कंबलों के नीचे गहरी नींद में सोई थी। जब हैरी ने उसका कई बार नाम पुकारा तब वो हिली। हरमाइनी! वो हिली और फिर उठकर बैठ गई। अपने चेहरे के बाल हटाने लगी। क्या गड़बड़ हो गई हैरी? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, ठीक से भी ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ। कोई आया है? तुम्हारा क्या मतलब है? कौन? उसने रॉन को देखा, जो तलवार थामे खड़ा था और उधड़ते कालीन पर पानी टपका रहा था। हैरी एक अंधेरे में कोने में पीछे हट गया। उसने रॉन का बैग नीचे रख दिया, कैनवास में ओझल होने की कोशिश करने लगा। हरमाइनी अपनी बर्थ से फिसल कर उतरी और किसी नींद में चलने वाले की तरह रॉन की तरफ बढ़ी। उसके ठीक सामने जाकर रुकी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे और आंखें फैली थीं। रॉन ने कमज़ोर आशा भरी मुस्कान दी और अपनी बाहें आधी उठाईं। हरमाइनी ने उस पर छलांग लगा दी। उसके पूरे शरीर पर मुक्के मारने लगी। आउच! दूर हटो! ये क्या है हरमाइनी? तुम बेवकूफ रोनाल्ड वीजली! उसने हर शब्द के साथ मुक्का मारा। हरमाइनी के आगे बढ़ते समय रॉन पीछे हट गया, अपना सिर बचाने लगा। तुम यहाँ हफ्तों बाद लौट रहे हो? ओह, मेरी छड़ी कहाँ है? वो इस तरह दिख रही थी जैसे इसे हैरी के हाथ से छीनने को तैयार हो। हैरी ने सहज भाव से प्रतिक्रिया की। रक्षा कवच! रॉन और हरमाइनी के बीच एक अदृश्य दीवार बन गई। इसकी शक्ति से वो फर्श पर पीछे की तरफ गिर पड़ी। अपने मुंह से बालों पर फूंक मारते हुए वो दोबारा उछलकर खड़ी हो गई। हरमाइनी, शांत! मैं शांत नहीं रहूंगी! वो चीखी। हैरी ने इससे पहले उसे कभी इतना बेकाबू नहीं देखा था। वो बहुत संकल्पवान दिख रही थी। मुझे मेरी छड़ी वापस दो! मेरी छड़ी वापस दो! हरमाइनी, क्या तुम मेहरबानी करके मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए हैरी पॉटर! वो चिल्लाई। तुम ये जुर्रत मत करो, इसे अभी वापस दो। और तुम! वो रॉन की तरफ गंभीर आरोप भरी उंगली उठा रही थी। ये किसी शाप की तरह था। हैरी रॉन को दोष नहीं दे सकता था कि वो कई कदम पीछे हट गया। मैंने भागकर तुम्हारे पीछे कई आवाजें लगाई थी। मैंने तुमसे गिड़गिड़ाकर लौटने की भीख मांगी थी। मैं जानता हूँ हरमाइनी, मुझे अफसोस है, मुझे सचमुच। तुम्हें अफसोस है? वो तीखी और बेकाबू हंसी में हंसी। रॉन ने मदद के लिए हैरी की तरफ देखा, लेकिन हैरी ने कंधे उचकाकर जताया कि वो क्या कर सकता है। तुम हफ्तों बाद वापस लौट रहे हो, हफ्तों बाद, और सोचते हो कि बस अफसोस जताने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं और क्या कह सकता हूँ? रॉन चिल्लाया और हैरी को खुशी हुई कि रॉन संघर्ष कर रहा था। ओह, मैं नहीं जानती।
हरमाइनी व्यंग भरी आवाज में चिल्लाई। अपने दिमाग को टटोलो रॉन, इसमें सिर्फ 2 सेकंड का समय लगना चाहिए। हरमाइनी, हैरी बीच में बोला, क्योंकि उसे ये बहुत संवेदनशील हमला लगा। उसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है उसने क्या किया है। कई हफ्ते गुजर गए हैं, अगर हम मर भी जाते तो उसे पता नहीं चलता। मैं जानता था तुम लोग नहीं मरे हो। रॉन गरजा। पहली बार उसकी आवाज हरमाइनी की आवाज से ज्यादा तेज थी। वो इतने करीब आया जितना कवच सम्मोहन के बावजूद आ सकता था। हैरी के बारे में दैनिक जादूगर में रेडियो पर सारी खबरें आती हैं। वो हर जगह तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें और पागलपन भरी खबरें फैली हुई हैं। अगर तुम मर जाते तो मुझे खबर मिल जाती। तुम नहीं जानते हो कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या हुआ था। हरमाइनी की आवाज अब इतनी तीखी थी कि अगर वो इससे ज्यादा तीखा बोलती तो सिर्फ चमगादड़ ही उसकी बात सुन पाते। बहरहाल अब वो गुस्से के उस स्तर पर पहुंच गई थी कि कुछ समय के लिए अवाक रह गई, और रॉन ने लपक कर इस मौके का फायदा उठा लिया। जिस पल मैं अंतर्ध्यान हुआ उसी पल लौटना चाहता था, लेकिन धर पकड़ गैंग ने मुझे पकड़ लिया। हरमाइनी, मैं हिल भी नहीं सकता था। किस गैंग ने? हैरी ने पूछा, जब हरमाइनी ने एक कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ पैर इतनी कसकर बांध लिए जैसे वो उसे कई सालों तक नहीं खुलेगी। धर पकड़ गैंग? वो हर जगह हैं। ये गैंग मंगलू परिवार में पैदा जादूगरों और खून के गद्दारों को पकड़कर इनाम में सोना पाना चाहते हैं। मंत्रालय ने पकड़े जाने वाले हर व्यक्ति पर इनाम देने की घोषणा की है। मैं अकेला था और स्कूल जाने की उम्र का दिख रहा था। वो सचमुच रोमांचित हो गए। उन्होंने सोचा मैं मंगलू परिवार का जादूगर हूँ और छिपने की कोशिश कर रहा हूँ। मंत्रालय जाने से बचने के लिए मुझे दिमाग लड़ाना पड़ा। तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा कि मैं स्टैन शनपाइक हूँ। मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम उसी का आया, और उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया। देखो, वो ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं थे। उनमें से तो एक का दिमाग निश्चित रूप से दैत्य जैसा था। उसकी बदबू। रॉन ने हरमाइनी की तरफ नजर डाली। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद थी वो इस हल्के मजाक से नरम पड़ सकती थी, लेकिन कसकर बंधे हाथ पैरों के ऊपर उसके चेहरे का भाव पथरीला बना रहा। खैर, उनके बीच इस बारे में बहस हुई कि मैं स्टैन था या नहीं। सच कहा जाए तो बड़ा ही कमजोर दृश्य था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 5 थे, मैं अकेला था। उन्होंने मेरी छड़ी भी छीन ली थी। फिर उनमें से 2 लड़ने लगे। बाकी का ध्यान भटक गया। जिसने मुझे पकड़ रखा था मैंने उसके पेट में घूंसा मारा, उसकी छड़ी उठा ली। जिस जादूगर के पास मेरी छड़ी थी मैंने उसे निरस्त किया और अंतर्ध्यान हो गया। मैं इस काम को ज्यादा अच्छी तरह नहीं कर पाया, दोबारा विभक्त हो गया। रॉन ने अपना दाहिना हाथ उठाकर 2 गायब नाखून दिखाए। हरमाइनी ने भौहें ठंडेपन से उठाई, और मैं तुमसे मीलों दूर पहुंच गया। जब मैं नदी के किनारे वापस पहुंचा जहां हम लोगों ने डेरा डाला था तो तुम लोग जा चुके थे। आह, कितनी दिलचस्प कहानी है, हरमाइनी ने ऊंची आवाज में कहा, जिसमें वो तब बोलती थी जब वो चोट पहुंचाना चाहती थी। तब तो तुम दहशत में आ गए होगे। इस दौरान हम गॉड्रिक्स हॉलो गए थे। मुझे सोचने दो वहाँ क्या क्या हुआ था। हैरी, ओह हाँ, तुम जानते हो कौन का सांप आ गया था। उसने हम दोनों को लगभग मार डाला था। और फिर तुम जानते हो कौन खुद आ गया था, और हम उसके आने के बस पल भर पहले ही उससे भागकर बच पाए थे। क्या? रॉन ने मुंह फाड़कर कभी हरमाइनी को तो कभी हैरी को देखा, लेकिन हरमाइनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हैरी, जरा सोचो, उसके नाखून चले गए हैं। उसकी तुलना में हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं है ना? हरमाइनी, रॉन ने अभी अभी मेरी जान बचाई है। ऐसा लग रहा था जैसे हरमाइनी ने हैरी की बात ना सुनी हो। वैसे मैं एक बात जानना चाहूंगी। हरमाइनी ने अपनी आंखें रॉन के सिर के 1 फुट ऊपर जमाते हुए कहा, तुमने आज रात हमें कैसे खोजा? ये महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ ना आ पाए जिसे हम देखना नहीं चाहते। रॉन ने गुस्से से उसे घूरा, फिर अपनी जीन्स की जेब से चांदी की एक छोटी सी चीज निकाली। ये, हरमाइनी ने रॉन की तरफ देखा। वो उन्हें क्या दिखा रहा है? बत्ती बंद यंत्र? उसने पूछा। वो इतनी हैरान थी कि वो भावहीन और नाराज दिखना भूल गई। ये सिर्फ रोशनियों को जलाता बुझाता नहीं है। मैं नहीं जानता ये कैसे काम करता है, या ये सिर्फ उसी वक्त क्यों हुआ और किसी दूसरे समय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जाने के बाद से ही मैं लौट कर आना चाहता था, लेकिन मैं क्रिसमस की सुबह रेडियो सुन रहा था और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। उसने हरमाइनी की तरफ देखा। तुमने रेडियो पर मेरी आवाज़ सुनी? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज़ अपनी जेब में से आती हुई सुनी। तुम्हारी आवाज़, उसने एक बार फिर बत्ती बंद यंत्र दिखाया, इसमें से आ रही थी। और मैंने क्या कहा था? हरमाइनी ने पूछा। उसका अंदाज संदेह और उत्सुकता के बीच था। मेरा नाम रॉन, और तुमने छड़ी के बारे में भी कुछ कहा था।
हरमाइनी का चेहरा लाल हो गया। हैरी को याद आया रॉन के जाने के बाद पहली बार उनमें से किसी ने रॉन का नाम जोर से लिया था। हरमाइनी ने इस बात का जिक्र उस वक्त किया था जब वो हैरी की छड़ी ठीक करने के बारे में बोल रही थी। तो मैंने इसे बाहर निकाला, रॉन ने कहा और बत्ती बंद यंत्र की तरफ देखा। और हालांकि ये पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मैंने इसे क्लिक किया, इससे मेरे कमरे की बत्ती बुझ गई, लेकिन खिड़की के ठीक बाहर दूसरी रोशनी नजर आई। रॉन ने अपना खाली हाथ उठाकर सामने इशारा किया। उसकी नज़रें किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित थी जिसे हैरी या हरमाइनी नहीं देख सकते थे। ये रोशनी का गोला था, एक तरह की नीली धड़कती रोशनी जैसे आवागमन कुंजी के पास रहती है। तुम जानते हो ना? हाँ, हैरी और हरमाइनी ने अपने आप कहा। मैं जान गया कि ये वही थी। मैंने अपना सामान पैक किया और फिर बैग लेकर बगीचे में पहुंच गया। रोशनी वाली छोटी गेंद वहाँ मंडरा रही थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी, और जब मैं बाहर निकला तो ये चलने लगी। मैं शेड के पीछे तक इसके पीछे पीछे गया और फिर ये मेरे भीतर समाती चली गई। क्या कहा? हैरी को विश्वास नहीं था कि उसने ठीक सुना। ये एक तरह से मेरी तरफ तैरती हुई आई, रॉन ने कहा और अपनी उंगली से इशारा किया सीधे मेरे सीने की तरफ, और फिर ये पार निकल गई। यहाँ उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया। मैं इसे महसूस कर सकता था, ये गर्म थी। इसके भीतर पहुँचने के बाद मैं जान गया मुझे क्या करना है। मैं जान गया कि ये मुझे वहाँ ले जाएगी जहाँ मैं जाना चाहता था। तो मैं अंतर्ध्यान होकर एक पहाड़ी पर पहुँचा। वहाँ हर तरफ बर्फ़ थी। हम वहाँ रह रहे थे। हमने वहाँ 2 रातें गुजारी थीं और दूसरी रात को मुझे अंधेरे में किसी के चलने और पुकारने की आवाज़ें सुनाई भी दी थीं। हैरी ने कहा, हाँ देखो, वो मैं ही था। तुम्हारे सुरक्षात्मक सम्मोहन कारगर हैं, क्योंकि मैं ना तो तुम्हें देख पाया और ना ही तुम्हारी आवाज़ सुन पाया। मुझे यकीन था तुम लोग आसपास हो, इसलिए अंत में मैं अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर तुम लोगों के दिखने का इंतज़ार करता रहा। मैंने सोचा था कि टेंट पैक करते समय तुम लोग दिखोगे। नहीं, हरमाइनी ने कहा। हम लोग अतिरिक्त सावधानी के तौर पर अदृश्य चोगे के नीचे अंतर्ध्यान हो रहे थे, और हम सचमुच जल्दी चले गए थे, क्योंकि जैसा हैरी ने कहा हमें वहाँ किसी के भटकने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं दिन भर पहाड़ी पर रुका रहा। मैं उम्मीद करता रहा कि तुम लोग नज़र आओगे, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो मैं समझ गया तुम लोग कहीं चले गए हो। इसलिए मैंने दोबारा बत्ती बंद यंत्र को क्लिक किया। नीली रोशनी बाहर निकली और मेरे भीतर चली गई। मैं अंतर्ध्यान होकर इस जंगल में आ गया। अब भी मैं तुम्हें नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने बस ये उम्मीद की कि तुम में से कोई नज़र आए, और हैरी नज़र आ गया। जाहिर है हिरनी को मैंने उससे पहले देखा था। तुमने किससे देखा था? हरमाइनी ने तीखी आवाज़ में पूछा। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्या हुआ था। जब सफ़ेद हिरनी और कुंड की तलवार वाली कहानी आगे बढ़ी तो हरमाइनी उन दोनों की तरफ बारी बारी से त्योरी चढ़ाकर देखती रही। उसका ध्यान अब इतना ज़्यादा केंद्रित था कि वो अपना हाथ पैर बांधे रखना भूल गई। लेकिन वो तो पितृदेव होगा, क्या ये तुम नहीं देख पाए किसने उत्पन्न किया था? क्या तुम्हें कोई नहीं दिखा और हिरनी तुम्हें तलवार तक ले गई? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? रॉन ने स्पष्ट किया कि किस तरह उसने हैरी को कुंड में छलांग लगाते देखा और उसके दोबारा सतह पर लौटने का इंतजार करने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने गोता लगाकर पहले हैरी को बचाया, फिर तलवार निकालने गया। लॉकेट को खोलने तक की बात बताने के बाद वो झिझका और हैरी ने आगे कहा, और रॉन ने तलवार से उस पर वार किया और वो नष्ट हो गया। बस इसी तरह? हरमाइनी ने फुसफुसाकर पूछा। उसमें से चीख सुनाई दी थी। हैरी ने रॉन को कनखियों से देखा। ये देखो। हैरी ने लॉकेट हरमाइनी की गोद में फेंक दिया। हरमाइनी ने उसे सावधानी से उठाकर उसकी खिड़कियों के छेदों की जांच की। हैरी ने फैसला किया कि आखिरकार ये करना सुरक्षित था। उसने हरमाइनी की छड़ी लहराकर कवच सम्मोहन हटा दिया। रॉन की ओर मुड़ा। तुमने अभी अभी कहा था कि तुमने धरपकड़ गैंग से एक अतिरिक्त छड़ी छीन ली। क्या? रॉन ने कहा, जो अब भी हरमाइनी को लॉकेट की जांच करते देख रहा था। ओह हाँ। उसने अपने बैग का कुंदा खोला, इसकी जेब से एक छोटी गहरे रंग की छड़ी निकाली। मैंने सोचा था अतिरिक्त छड़ी पास रखना अच्छा रहेगा। तुमने सही सोचा था, मेरी छड़ी टूट गई है। तुम मजाक कर रहे हो? रॉन ने कहा, लेकिन उसी पल हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई, जिससे वो दोबारा दहशत में दिखने लगा। हरमाइनी ने नष्ट होरक्रक्स को बैग में डाल लिया और फिर अपनी बर्थ पर चढ़कर चुपचाप लेट गई। रॉन ने हैरी को नई छड़ी दे दी। हैरी बुदबुदाया। मुझे लगता था कि इससे अच्छी चीज़ की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, रॉन ने कहा, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। उन पक्षियों को भूल गए जो उसने मुझ पर छोड़े थे? मैंने अब भी वो इरादा नहीं छोड़ा है। कंबलों के नीचे से हरमाइनी की दबी हुई आवाज़ आई। हैरी ने देखा
अपने बैग से मैरून पजामा निकालते समय रॉन हल्के से मुस्कुरा रहा था।